नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे जस्टिस तक चैनल। आज कई रोज हो गए मित्रों। आज ये शायद 12वां दिन है या 13वां दिन है कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसका हमें खेद है। देखिए मित्रों, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि ये शरीर स्वस्थ है, ये जहां अगर हमारी खिली हुई है तो ये संसार है, अदरवाइज नथिंग इज देयर। शारीरिक और मानसिक फिटनेस ये जीवन की अमूल्य धरोहर है। हम भी पिछले 8-10 दिन से शारीरिक रूप से बीमार थे। नेचुरली जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो मानसिक रूप से भी अपने आप आदमी अस्वस्थता का अनुभव करने लगता है। खैर, हमें कोई विशेष बीमारी नहीं थी। दरअसल में हमने क्या किया, आवश्यकता से ज्यादा एक्सर्शन कर दिया। यानी हम एक्सरसाइज बहुत करते हैं, तो एक रोज इवनिंग में हमने, जो हम लोग बचपन में मेंढक फुद्दी लगाया करते हैं, एक साथ हम 70 मेंढक फुद्दी लगा गए। इसलिए मित्रों, हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि आप जो है अपनी लिमिट और अपनी क्षमता के अनुसार ही शारीरिक रूप से व्यायाम करें। क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसलिए हम देखते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, 40-50 साल की उम्र में उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। बहुत कम लोग हैं वो जो फिट रह पाते हैं आफ्टर 40-45 की एज में, क्योंकि उनकी बॉडी का जो एक्सर्शन लेवल होता है खेल खेल करके वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको ये सलाह है कि आप भी अपनी क्षमता के अनुसार ही एक्सरसाइज करें। ये हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद में हम आपको बता रहे हैं। कैसे अब हम धीरे धीरे स्वस्थ हो गए हैं, और अभी मौसमी बीमारियां भी बहुत चल रही हैं, कहीं डेंगू, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कुछ। इसलिए शाकाहारी भोजन अच्छे से लें, पपीता खाएं। आज हमारे एक मित्र ने हमको सलाह दी थी कि यदि किसी को चिकनगुनिया, डेंगू हो जाता है तो बकरी का जो दूध है वो भी पिए, उससे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बढ़ती हैं, ऐसा हमें बताया गया। एनीवे, यदि प्लेटलेट बढ़े या न बढ़े, एक उदंती भी हो सकती है, बट बकरी का दूध तो बहुत पौष्टिक आहार होता है निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे तो वो कहते हैं ना, हमारे पिताजी भी बचपन में कहा करते थे कि बकरी का दूध पीने से जो है वो शेर जैसी ताकत का अनुभव होता है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एनीवे, एंटिटी के बारे में हम डेफिनेटली बताएंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखें। आज आपके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम, हमारे कुछ रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी भाई बहन हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि फोर्जरी क्या होती है बेसिकली। तो हम आपको आज बताना चाहेंगे, जो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत, 463 के अंतर्गत फोर्जरी की डेफिनेशन दे रखी है। फोर्जरी मित्रों क्या है? फोर्जरी का मतलब होता है बेसिकली, यदि हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, कानूनी दृष्टि से भी कहें और सिंपल लैंग्वेज में भी कहें, एक लेमैन को समझाने के लिए, यदि कोई दस्तावेज है, सपोज करिए ये दस्तावेज है, XYZ, कोई भी दस्तावेज हो सकता है, ये दस्तावेज है। इस दस्तावेज को अगर इनकरेक्ट रूप से तैयार किया जाता है, इनकरेक्ट रूप से कोई भी दस्तावेज, यदि आप उसको असत्य रूप से, इनकरेक्ट रूप से, उसका प्रिपरेशन आप फाल्स तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज में काटा फांसी कर दो तो फोर्जरी हो जाती है, वो अलग अलग चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर बेसिक जो डेफिनेशन, ब्रॉड वे में हम डेफिनेशन लेते हैं फोर्जरी की, मेकिंग एनी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, दैट मे बी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, दैट मे बी ए सिंपल डॉक्यूमेंट, पेन से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हो सकता है, which is incorrect, the document which has been prepared false, that is the definition of forgery। 463 आईपीसी की जो धारा है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। 464 में फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप बनाते हैं तो फोर्जरी है, किस प्रकार सामान्य दस्तावेज बनाते हैं तो वो भी फोर्जरी है, और किस प्रकार से आप असत्य कूट रचना करते हैं किसी डॉक्यूमेंट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, रेलवे का ही एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। अभी रेलवे के बहुत से अधिकारियों को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए मित्रों जो नियम है, FR56J, रेलवे में उसको कहते हैं 1802A ऑफ इंडियन IREC, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का पैरा है 1802 के तहत रेल मंत्री जो है उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहा जाता है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो होगी
वो फाइल के ऊपर रिकॉर्ड करेगी कि अमुक अधिकारी को इन इन कारणों से मैं सेवा से कंपल्सरी रूप से रिटायर करता हूं। रेल मंत्री जी यानी प्रेसिडेंट की जो पावर है, ग्रुप ए अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स का इस्तेमाल करता है रेल मंत्री। वो फाइल के ऊपर रिकॉर्ड करेगा अपने शब्दों से कि इस कारण से मैं इस आदमी को, अमुक आदमी को रिटायर करता हूं। सिंपली सिग्नेचर करना नहीं माना जाएगा। ही हैज टू साइन आफ्टर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन द फाइल। अब सपोज करिए उसने सिंपली सिग्नेचर मार दिए और सिग्नेचर मार के मिस्टर एक्स वाई जेड, रेलवे के केस में यहां पर जो है सुशील कुमार सिंह अंडर सेक्रेटरी की हैसियत से, उसने क्या किया, सिग्नेचर मार दिए और ऊपर लिख दिया कि द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन। तो ये जो पत्र उसने बनाया, चूंकि वहां पर प्रेसिडेंट का किसी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं है, रेल मंत्री ने जो अपनी पावर्स का एक्सरसाइज किया है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, ही हैज नॉट रिकॉर्डेड एनीथिंग इन द फाइल। और मिस्टर एक्स सुशील कुमार ने एक पत्र जारी कर दिया कि मिस्टर एक्स आदमी को मैं रिटायर किया जाता है, द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन एंड देयर इज नो ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सुशील कुमार सिंह ने जो पत्र जारी करा है रेलवे के अधिकारियों के लिए, 3/12/2019 का वो पत्र है शायद, तो वो जो पत्र होगा वो निश्चित रूप से एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट होगा, बिकॉज देयर इज नो ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ही हैज टू रिकॉर्ड 15/11/79 की एक चिट्ठी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है he has to record in the file, he has to form its bona fide opinion। उसके बाद में ही जो है एक्स वाई जेड सुशील कुमार सिंह उस पत्र को जारी कर सकता था। और यदि वो अपने लेवल पर पत्र जारी कर रहा है जो कि प्रेसिडेंट का फाइल के ऊपर किसी प्रकार का कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, कोई बोनाफाइड ओपिनियन ही नहीं है गवर्नमेंट का, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट, देन दैट लेटर विल बी ए फोर्ज लेटर। आप चाहें तो रेलवे के अधिकारी लोग उसको फोर्जरी के रूप में आप चैलेंज कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप 156(3) धारा है आईपीसी की 156(3), उसके तहत आप माननीय न्यायालय में एक इस्तगासा लगा सकते हैं और इस्तगासा लगा करके पुलिस को डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि मिस्टर एक्स वाई जेड ने ये पत्र जो है वो फोर्स तैयार किया है बिना किसी ओपिनियन के। राष्ट्रपति का किसी प्रकार का कोई उस पर ओपिनियन नहीं है। ही हैज प्रिपेयर्ड ए फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, ही हैज प्रिपेयर्ड ए एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, असत्यभाषी दस्तावेज इसने तैयार किया है। तो माननीय जो न्यायालय होगा वो पुलिस को इसमें एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश देगा और फिर उसमें प्रक्रिया उसी प्रकार से चलेगी। तो ये है फोर्जरी की डेफिनेशन 463, 464। 465 में इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट अगर कोई तैयार करता है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, कोई भी आम आदमी हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनसे वेरिएंट में भी 465 में इसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। क्या पनिशमेंट है मित्रों? इसमें 2 साल का कम से कम जो है इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, यानी 2 साल तक आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर फाइन भी लगाई जा सकती है या दोनों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि फोर्जरी की लिमिटेशन क्या है और उस पर दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं, फाइन भी लगाई जा सकती है और फाइन के साथ साथ 2 साल का मैक्सिमम कारावास भी यानी जेल की हवा भी खिलाई जा सकती है। इसलिए मित्रों कभी भी फोर्जरी ना करें, असत्य दस्तावेज न बनाएं। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग अपनी मार्कशीट में ही फोर्जरी कर डालते हैं, कई लोग अपने मार्क्स को बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं ऑनलाइन करके। ये दस्तावेज मित्रों बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन तो फॉर्म भरते हैं, उसमें हम यस नो भर के और एग्जाम में भी अपेयर हो जाते हैं, फोर्जरी कर डालते हैं और जो लास्ट में, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम है, चाहे आरपीसी के एग्जाम है, चाहे पटवारी है, चाहे क्लर्क है, चाहे कोई भी एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई है अभी, तो लास्ट में जाके पकड़ी जाती है सब चीजें, आप बच नहीं सकते। कई लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में ही फोर्जरी कर डालते हैं लास्ट में। हमने कई प्रकरण ऐसे देखे हैं जिसमें 26 साल बाद में जो है, जब अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कई रेलवे के कर्मचारी जो हैं, कई बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, लास्ट में पकड़े जाते हैं। कोई शिकायत कर देता है, कुछ भी कर देता है, उसके बाद में आपके सारे, आपने नौकरी भी कर ली लेकिन बाद में आप जेल के हवा खाते हो, क्योंकि एक न एक दिन पकड़ी जाती है कोई भी चीज। इसलिए सत्यमेव जयते, कभी भी फोर्जरी ना करें, कभी भी असत्य दस्तावेज तैयार न करें, अपना जो भी है वो वास्तविकता रखें, क्योंकि सत्य की जीत होती है। सत्य जो है पराजित कभी नहीं होता, परेशान हो सकता है, बार बार हम कहते हैं, और यही किंवदंती भी है। इसलिए मित्रों मेहरबानी करके किसी प्रकार का कोई गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी ना करें। कई एंटिटी के अभ्यर्थियों ने भी गड़बड़ घोटाला किया था
और बाद में अल्टीमेटली उनको मुंह की खानी पड़ी थी, ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, कभी भी कोई किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला ना करे। जहां तक एनटीटी का सवाल है, हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों कि जम्मू कश्मीर वालों के लिए जो है रिव्यू पिटीशन का अभी भी वक्त है। किसी ने कोई रिव्यू पिटीशन अभी तक नहीं लगाई है, यू कैन फाइल ए रिव्यू पिटीशन। हम आपको फिर कह रहे हैं बार बार, या फिर आप डीबी में उसको चैलेंज कर दीजिए सिंगल बेंच के फैसले को। अभी तक किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया है, सब की उदंती है। हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं उनसे हमने पूरी जानकारी ली है, एंड नो वन हैज फाइल्ड द आइदर रिव्यू पिटीशन नॉर दे हैव चैलेंज इट इन द डीबी। सरकार केवल जो है, सरकार उसमें चली गई है डीबी में एनसीटीई के खिलाफ, जिसकी डेट अभी 6 दिसंबर को है। उसमें अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन हम लगाते, मगर हम खुद ही बीमार हो गए थे, इसलिए हम नहीं लगा पाए। अब अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि हम मेंशन जरूर करेंगे, 14 तारीख को हम कोर्ट जाएंगे और हम डेफिनेटली मेंशन करेंगे। लेकिन एक फायदा आपको अच्छा है कि इस समय आपकी जो बेंच है, ये बहुत ही अच्छी बेंच के अंतर्गत आपका मैटर लगेगा। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आप चिंता न करें, केवल एक समय की बात है। आपको परेशान होने की कहीं प्रकार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात एनसीटी वालों की, एनसीटी वाले भी मैं तो आपको सलाह दूंगा अभी भी कि आप डीबी में चले जाएं। रही बात जो एनसीटीई वाले कैंडिडेट हैं, देखिए बार बार हम आपको फिर कह रहे हैं कि जो भी 6 दिसंबर को फैसला आएगा, निश्चित रूप से फैसला आएगा, वो आपके ऊपर भी लागू होगा। भले आपके प्रकरण में नोटिस जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपके केसेस फाइल हो चुके हैं, वो फाइल होकर के और पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो भी फैसला आएगा उस फैसले की नकल लेकर के हम आपके प्रकरण में डेट लेकर के उसको लगा देंगे, वो का वो फैसला आपके ऊपर आ जाएगा। बस केवल शर्त क्या है जो आपकी फुलफिल कर रहे हो, आपके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, आपने जो है अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है एनसीटीई से, वो आपके पास में जो है सर्टिफिकेट है, और बाकी आपकी जो 10वीं की डिग्री समकक्ष मान्यता प्राप्त रखती है वो तो सब है ही, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन वाली बात इसमें नहीं है। हमने अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करके ही जो है आपकी रिट्स फाइल की है। रही बात थर्ड लिस्ट वालों की, थर्ड लिस्ट वालों के लिए देखिए मित्रों, आप रिट चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन समस्या यही आएगी कि जब तक जो है 6 दिसंबर वाला फैसला नहीं आ जाता है, तब तक आपका प्रकरण ऐसे कैसे लंबित ही पड़ा रहेगा। हम ये आपको फिर से कह रहे हैं, आप रिट लगा सकते हैं, रिट लगाने में कहीं कोई बुराई नहीं है। रिट लगाने से क्या फायदा होगा, कल को यदि आपके फेवर में फैसला जाता है तो सरकार, जैसे पिछली बार भी यही कहा था, हम तो उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन से एंटरटेन करेंगे जिन लोगों ने, जिनका जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें नाम है। बस केवल एक बहाना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि फिर अल्टीमेटली फिर से एक रिट लगानी पड़ेगी, और फिर रिट लगा करके और फिर वो फैसले को लगाना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट देगी अल्टीमेटली आपको जॉब। जहां तक एरियर्स की बात है, देखिए मित्रों ये डिपेंड करता है, लेकिन ये पक्का है कि आपकी जो सीनियरिटी होगी वो उसी डेट से मेंटेन होगी जिस डेट से बाकी लोगों को मिला है, बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। कई कैंडिडेट हमसे बात करते हैं कि अभी तक वैकेंसी कितनी है, तो देखिए मित्रों अभी तक जो है 1100 या 1200 वैकेंसी हुआ करती थी, उसमें से अभी 400-500 सीटें ही भरी गई हैं। कम से कम 500-600 सरकार के पास में अभी भी वैकेंसी एज इट इज पड़ी हुई है। इसलिए आपको कहीं परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप न्याय प्रणाली पर भरोसा रखें, और डीबी में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, आप चिंता न करें, धैर्य रखें। और मैं समझता हूँ कि 6 दिसंबर को निश्चित रूप से इसमें फैसला होगा। हम अर्जेंटीना की एप्लीकेशन भी लगाएंगे और हम मेंशन भी करेंगे। मेंशन होता है इसमें मित्रों, कोर्ट में जाकर के आप जो है, यदि लोअर कोर्ट नहीं सुनता है, सपोज करिए जहां आपका बेंच लगा हुआ है, तो आप इसको चीफ जस्टिस की बेंच में भी मेंशनिंग कर सकते हैं, वो डायरेक्शन दे करके मामले ठीक कर देंगे। अभी सिस्टम चेंज हो रहा है, नए जो चीफ जस्टिस ज्वाइन कर लिए हैं, मिस्टर वाई डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी यही है कि इनके पिताजी, फादर जो थे वाई वी चंद्रचूड़, 1978 में वो भी जो है 7 साल और कुछ दिन तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। और इतने दिन बाद में उनका पुत्र जो है 2 साल 2 दिन तक के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। काफी लंबा टेन्योर है, देखते हैं, काफी सुधार की उम्मीद है। मैं जहां तक समझता हूँ न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लंबित प्रकरण है वो यदि फटाफट ठीक हो जाए तो फैसला टाइम से आ जाए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो न्याय ही क्या जिसमें 20-20 साल लग जाए, 50-50 साल लग जाए, पीढ़ियों की पीढ़ियां जो है वो बेचारी ऊपर चली जाए। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं सिस्टम से कि समय पे फैसला आ जाए। हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, बट समय पे फैसला आना भी एक बहुत बड़ी जीत होगी, यही हम उम्मीद करते हैं मित्रों। और किसी प्रकार का कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, निश्चित रूप से आए,
रेलवे के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, इनकम टैक्स के, पोस्ट ऑफिस के, जितनों को भी किसी को कोई चार्जशीट प्रकरण है, किसी का प्रमोशन प्रकरण है, किसी का कोई विभागीय पदोन्नति का मामला है, आइए हमारे पास में। हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के सेट में, सभी में जो है केस फाइल करते हैं। सर्विस मैटर्स के हम एक्सपर्ट हैं और सर्विस मैटर्स के ऊपर हम निश्चित रूप से आपको न्याय दिलवाएंगे। हमारा पता वही है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, और हमारा मोबाइल नंबर 95,092 96 96 5। सो यू आर मोस्ट वेलकम। और हमारे वीडियो को कृपया पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून।